दोस्तों आज बात करेंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे। नेटवर्क मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट आजकल बहुत यूज़ किया जाता है मार्केट के अंदर, और इस नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही बहुत से लोग जो हैं इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, मिसयूज़ करते हैं, लोगों को चीट करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस कुछ मार्केटिंग कंपनीज को लेकर रहा है, तो मैं आपको उन मार्केटिंग जो जो इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज हैं उनसे आपको अवेयर कराऊंगा कि उनका वे ऑफ वर्किंग क्या होता है, उनका कल्चर क्या होता है, और ये इस कॉन्सेप्ट में किस तरीके से काम किया जाता है, और ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या। तो मेरा बेसिकली आज काम इस पे जो है करने का, इस पे बात करने का जो मोटिव है वो ये है कि पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे देखेंगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट सही है, गलत है, या ये लोग जो इस तरीके के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लिए जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज जो हम बोलते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से यूज़ करते हैं या एक्चुअली इसमें कुछ फॉल्ट है करके। तो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नेटवर्क एक और मार्केटिंग सेकंड, तो ये अपने आप में दो वर्ड हैं जो मिलकर एक कॉन्सेप्ट को जन्म देते हैं। नेटवर्क नेटवर्क ये कहता है, अगर मैं बात करूं, एक कोई इंसान यहाँ पर है, लेट्स से ए, एक बी, सी, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ही हैं, अलग अलग हैं। इनको कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, तो ये सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इस तरीके से। अब बेसिकली इनको किया क्या जाता है, इनको अच्छे हम इनको कंसिडर करते हैं, ये सारे लोग हैं, ये बेसिकली ये चाहते हैं कि ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं किसी भी एक पर्पस पे, और उस पर्पस को ये मिलकर आगे लेकर चलें। तो बेसिकली ये बन गया एक नेट, जो एक नेट, एक जाल बना। ये पूरा जो जाल बना, ये ग्रुप ऑफ पीपल का जाल है। ये इसमें बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ एक कॉमन मोटिव पे आकर काम करने के लिए रेडी हैं, इसलिए ये नेटवर्क इस जाल के थ्रू काम करेंगे। तो बेसिकली नेटवर्क आपका ये सेपरेट कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर लोगों का, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर लोगों का यूज होता है बेसिकली, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, और एक पर्टिकुलर मोटिव पे, और जहाँ बेसिक ज़्यादातर जो इनका मोटिव होता है वो पैसा कमाना ही होता है, और कोई अदर मोटिव नहीं होता। इसके वजह से ये साथ में आते हैं और ये काम करते हैं साथ में। तो बेसिकली द ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड नेटवर्क। दूसरा हमारा जो टर्म है मार्केटिंग, इस मार्केटिंग में कुछ नहीं होता, सिंपल प्रमोशन होता है, प्रमोशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अब मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग मिलकर एक कॉमन मोटिव पे, जो प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव है, उसके लिए प्रमोशन कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज का। क्या दिक्कत है? लीगल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल सही। अब मैं प्रमोशन की जब बात करता हूँ, मतलब अब क्या होता है इसमें, ये जो मार्केटिंग की बात करूँ मैं, प्रमोशन कर रहे हैं, इसमें हो सकता है आप गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए आप प्रमोशन कर सकते हैं। आप जैसे सर्विसेज के अंडर आपकी एएमसीज आ गई, एनुअल मेंटेनेंस जो आती है, इसमें आपकी किसी भी तरीके की गुड्स की ट्रेडिंग के लिए प्रमोशन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू करें आप, या किसी और ढंग से करें, एडवर्टीजमेंट बाय न्यूज़पेपर करें आप डिजिटल मीडिया से करें, या आप लोगों से रेफरल्स के थ्रू करें,
या किसी भी ढंग से करें, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब इस कॉन्सेप्ट के नाम पर लोग दूसरे लोगों को मिसलीड करते हैं, उनको झूठ बोलकर डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू पैसा बनाने के नए नए तरीके समझाते हैं और बोलते हैं हम तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सारी की सारी वहीं आती है। तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नाम सुना होगा, कुछ 90s के अंदर कुछ अच्छी बड़ी कंपनीज आई थी हमारे इंडिया के अंदर, 1990s में अगर आप देखा होगा आपने, एक एमवे जो अमेरिकन कंपनी थी, वो मार्केट में इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे आई थी और इन्होंने रेवेन्यू भी जनरेट किया। लेकिन हुआ क्या, ये इंडिया में बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंडिया में नहीं हुई। एक आरसीएम आपने सुना होगा, जो अभी तक इंडिया में चल रही है, चल तो एमवे भी रही होती है, लेकिन इन कंपनीज का अस्तित्व बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिया के अंदर। रीज़न बीइंग, ये वाली कंपनी जो है आपकी, जो 90s में जब लेके आई थी, इस कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आए थे वो हाईली एक्सपेंसिव थे। और इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उस टाइम पे जिस तरीके ये प्रोडक्ट लेके आए थे, ये कार वॉश वगैरह इस तरीके की चीज़ें लेके आए थे, ये ब्लेजर जो आते हैं, सफारी सूट, इस तरीके की चीज़ें लेके आए जो एक्सपेंसिव होते हैं, जो जो इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग सूट नहीं करता। तो उस टाइम में ये जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे थे, अनसक्सेसफुल रही है उस टाइम पे। अब कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, ये सबको समझ में आ रहा था और ये एक लीगल बिजनेस कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आपको लॉ भी बोलता है, कंपनीज एक्ट भी बोलता है, तो आप कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसके बाद एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया मार्केट के अंदर, क्योंकि उस ट्रेंड के बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उसमें क्या हुआ कि इस कॉन्सेप्ट में लेट्स से कि एक ए बंदा है, अब उसको कहा जाता था कि आप है ना, आप इस बिजनेस में ए जो आप हैं, आप ऐड होंगे, ज्वाइन करें इसको, इस बिजनेस को, और आप कुछ प्रोडक्ट लें। लेट्स से आप कुछ भी प्रोडक्ट लेके आपकी ज्वाइनिंग करा दी, लेट्स से 10,000 का कुछ आपको प्रोडक्ट दिया उन्होंने, या सर्विस के लिए आप सर्विस दी आपको 10,000 की, और आपको ज्वाइन करा दिया ये बिजनेस। तो आपको ये बोला जाएगा कि अगर आपके और रेफरल आते हैं ना, लेट्स से आप किसी बी पर्सन को ले आए, आप सी पर्सन को, किसी को भी ले आए, तो जब आपका 2 लेग बना दिए इन्होंने, राइट और लेफ्ट, जब ये 2 पर्सन एक साथ मतलब हो जाएंगे जिस दिन पूरे, तो आपको जो प्रोडक्ट, जो सर्विसेज आपने 10,000 दिया है, वो तो रहेगा ही रहेगा, इस पर आपको कमीशन भी मिलेगा। कमीशन बोल लें इसको, या ये रेफरल बोनस बोल लें इसको, या कुछ भी बोल लें। तो अब ये जब आया यहाँ पर, सिमिलरली जब इसको ये बोला गया कि भाई आप 10K से ज्वाइन करो, और आपके अंडर जब 2 लोग 10K से लेफ्ट और राइट साइड जब आपको ऐड होंगे, तो उस टाइम पे आपको जो बोनस आएगा, लेट्स से इस 10K आपको पहले मिला था और इन्होंने 10K करके 20K, 10K इसने और 10K जब इसने ज्वाइन किया, तो आपको ये 20K बिजनेस देने पे लेट्स से 5K का बोनस आ जाता है, राइट। अब सिमिलर केस इसके साथ भी आएगा, इसको कोई बोला जाएगा कि आप डी लेके आओ एक बंदा, यहाँ पर ई लेके आओ, सिमिलर केस इसके साथ भी आएगा। तो अब बेसिकली क्या होगा, ये जो मेन जो इनका सर्विस था ना, इस पे फोकस नहीं रहा, फोकस आ गया बोनस पे। और बोनस हमेशा क्या होता था, इनको जो सर्विसेज दी जाती थी वो मोर और लेस यूजलेस होती है। जो प्रोडक्ट दिए जाते हैं उसका कोई वर्थ नहीं होती, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लाइफ में कोई वर्थ नहीं होती। बट अब इनको जब देना होता है, तो अब मैं भी पूछूंगा ना कि मैं ये क्यों लूँ, तो वो ये बोलते हैं कि हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो बिजनेस करने के लालच में ना ये सारे लोग हैं ना एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो पैसे पे कर रहे होते हैं 5,000 के चक्कर में, आपकी जो 10,000 वाला जो प्रोडक्ट या सर्विस आप ले रहे होते हैं वो यूजलेस होती है, वर्थलेस होती है, आप कहीं उसको यूटिलाइज नहीं करते हो। इस 5,000 का बोनस के चक्कर में ना इतने सारे लोग ये काम कर रहे होते हैं, और इन्हीं में से ही जो है कुछ पैसे, लेट्स से इसको बोला जाता है, अगर आपके इस नीचे 2 हो गए, एक पॉइंट आएगा, एक टारगेट आएगा, लेट्स से कि आपके नीचे 10 लोग आ गए, तो 10 लोगों की कुछ कमीशन
इससे 1%, इससे 1%, इससे 1%, इससे 1% आपकी रेवेन्यू में आएगी। तो कहाँ से आएगी? ये बिजनेस करके देंगे, यहाँ से आएगी। ये इनका मॉडल था। और ये बिल्कुल एक तरह की पॉन्जी स्कीम है, ये चेन सिस्टम है जो कि अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये मद्रास में जो है इसके अगेंस्ट बोला गया था कि ये एक पॉन्जी स्कीम है, ये चेन सिस्टम है। मद्रास कोर्ट ने बोला था फर्स्ट टाइम कि ये अलाउड नहीं है। मैं आपको आगे चलूँगा इस कॉन्सेप्ट में, कहाँ कंट्रोवर्सीज किस तरीके से आई बाद में, लेकिन फिलहाल ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा मार्केटिंग का जो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन द वे द पीपल आर यूजिंग दिस इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट। तो ऐसी ही कंपनी के बारे में आज बात करेंगे जिससे बहुत सारे लोगों को वर्ल्ड वाइड बहुत लूटा है, बहुत फ्रॉड किया लोगों के साथ। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में करते क्या थे, ये कैसे बनी कंपनी, और ये एक्चुअल में इतने सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने। दोस्तों, आप लोगों ने ना एक कंपनी का नाम सुना होगा, क्यूनेट। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना सुना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, गारंटीड। आजकल तो इसका ऐड भी आता है। क्यूनेट जो है बेसिकली दो लोगों ने मिलकर बनाया था। एक थे जोसेफ बिस्मार्क, जो कि फिलीपींस के रहने वाले, और एक थे विजय ईश्वरन, जो कि मलेशिया के रहने वाले। अब इन्होंने क्या किया, 1998 में इन दोनों ने मिलकर, ये मलेशिया से आ गए और ये आ गए फिलीपीन से। इन्होंने हांगकांग बेस्ड एक हांगकांग में हेडक्वार्टर रखा और जो कंपनी इन्होंने खोली उसका नाम था क्वेस्टनेट। 1998 में, मतलब जोसेफ बिस्मार्क और विजय ईश्वरन दो डिफरेंट कंट्रीज के लोग आपस में आके तीसरी कंट्री में हांगकांग में हेडक्वार्टर बनाते हैं और क्वेस्टनेट को ये जो है फाउंड करते हैं। यहाँ पर ये 1998 की बात है। और जो इनिशियली जो इनके जो पर्पस थे ना, वो इनके पर्पस बहुत अच्छे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम अपनी कंपनी को कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करने के लिए इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बोला हम है ना वॉचेस प्रोवाइड करेंगे, अच्छी वॉचेस, बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने बोला हम हेल्थ सेक्टर में भी काम करेंगे और हेल्थ डिवाइसेस बनाएंगे। फिर इन्होंने बोला हम जो है लाइफस्टाइल पे भी काम करेंगे, लोगों के लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए हम इक्विपमेंट्स बनाएंगे। कि बहुत बढ़िया। फिर बोला गया कि हम है ना एजुकेशन में भी सपोर्ट करेंगे, एजुकेशनल जो सीरीज लेके आएंगे, एजुकेशन को भी सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें, जब दो लोगों ने मिलकर जो तीसरी कंट्री में बना दी क्वेस्टनेट के नाम से, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि इनके पर्पस जो हैं आपको बहुत इथिकल लग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक। कंज्यूमर गुड्स, वॉचेस, हेल्थ डिवाइसेस, लाइफस्टाइल या एजुकेशन, बहुत अच्छी पर्पस से कंपनी ऐसा लगता है कि इनकॉर्पोरेट की गई। लेकिन इनकी इंटेंशंस है ना, इंटेंशंस इन अच्छे दिखने वाले पर्पस के पीछे छिपी हुई थी। इन्होंने स्टार्ट किया सबसे पहले, जो कंट्रोवर्सी हुई 2003 में। 2003 में एक कंट्रोवर्सी हुई गोल्ड क्वेस्ट नाम से, बहुत फेमस हुई थी, बहुत इस पे चर्चा चली थी। गोल्ड क्वेस्ट में क्या था कि ये क्वेस्टनेट के नाम पर उस कंपनी के अंडर इन्होंने गोल्ड कॉइन लेकर आए थे।
गोल्ड कॉइन्स। और बेसिकली इस गोल्ड कॉइन्स को जब लेकर आए थे ये, तो इन्होंने उन गोल्ड कॉइन्स को 100% प्रीमियम पे बेचा। मतलब कि आपकी गोल्ड कॉइन्स की अगर वैल्यू 100 रुपये है तो आप उसको 200 रुपये पे बेच रहे हैं। 100% प्रीमियम पे बेचा इसको। और बोला यही गया कि हम जो हैं इसकी वैल्यू इतनी है, बेसिकली रीजन बीइंग हम जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इसके साथ। तो आपको ये 100 की चीज 200 में लेनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को, जो 100 रुपए की चीज आप 200 रुपए में दे रहे हो कस्टमर को, तो इस चीज को चैलेंज किया फर्स्ट टाइम इंडिया में मद्रास हाई कोर्ट ने। और इसमें जो डिसीजन आया, वो डिसीजन आया था कि ये जो कॉइन्स आप दे रहे हो ना, गोल्ड कॉइन्स, आप जो भी गोल्ड कॉइन्स दे रहे हो, ये जो हैं बिल्कुल इलीगल है। यहां पर मद्रास हाई कोर्ट का कहना यह था कि इन जो कॉइन्स की जो वैल्यू जो है डेफिनेट पीरियड के लिए जो है नहीं है। इसमें किसी भी डेफिनेट पीरियड के लिए आप 100% प्रीमियम पे इसी वैल्यू को रिटेन नहीं कर सकते। और दूसरा बोला, ये किसी भी लीगल अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किए हैं, नहीं इशू किए हैं, तो ये इलीगल है। इंडिया में ये कहा गया कि इस तरीके की जो है स्कीम जो आप लेकर आए हो, ये नहीं चलेगी। और इसको एक पॉन्जी स्कीम का नाम दिया गया यहाँ पर, जो बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करते हैं लोग, चेन सिस्टम बनाने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर इसे फर्स्ट टाइम जो है इलीगल करार दिया गया मद्रास हाई कोर्ट में, चेन्नई में। तो ये पहला सिनेरियो था जो 2003 में किसी गवर्नमेंट ने इनके किसी भी प्रोडक्ट को जब बोला गया कि भैया ये तो इलीगल है, दिस इज नॉट अलाउड, लेकिन ये सिनेरियोस बाद में कंटिन्यू रहे काफी लंबे टाइम तक। मैं 1 बाय 1 आपको लेकर चलता हूं कहां कहां ये कंटिन्यू रहे। फिर आगे चलकर इसी साल मतलब 2003 में ही चेन्नई पुलिस ने क्वेस्ट नेट के 2 सीनियर मैनेजर्स को अरेस्ट किया। 2 सीनियर मैनेजर को अरेस्ट किया और इमीडिएट इफेक्ट से इस कंपनी के साथ जो भी इनके बैंक अकाउंट्स थे उनको सीज करा दिया गया, बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया। तो मतलब ये इंडिया में क्यूनेट की जो सर्विसेज थी, मतलब क्वेस्टनेट जो लेकर आया था गोल्ड कॉइन वाला, वो इलीगल ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था। तो इसमें ऑपरेशन नहीं हो सकता था फर्दर, ये ऑपरेशन शट डाउन करना पड़ा यहां पर इसमें। फिर क्या हुआ, इसी साल ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर एंड बिजनेस अफेयर्स ने भी इसको लिस्ट किया, इसे पिरामिड स्कीम में। और वहां पर भी ये इलीगल लिस्ट में आ गया। सिमिलरली इसे इजिप्ट में
इजिप्ट में द फतवा काउंसिल जो है इस्लामिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये फतवा काउंसिल, उसने भी इसे शरिया लॉ के बेसिस पे बोला कि ये अलाउड नहीं है, ये हराम है करके, मतलब इलीगल है। और ये इनका ऑपरेशन, इस पर्टिकुलर गोल्ड कॉइन वाला बिजनेस जो था, ये इजिप्ट में भी शट डाउन हो गया। फिर इसी तरह ये आगे चला और इसी को क्या किया गया, ये इसी को फिलीपींस के भी ट्रेड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, वहां पर भी इसको इलीगल कहा गया। फिलीपींस में भी ट्रेड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने इसको, यहां पर भी इसको पिरामिड स्कीम बताया और इसको यहां भी इसके ऑपरेशंस को इमीडिएट इफेक्ट से शट डाउन करना पड़ा। ये सिर्फ जो कंट्रोवर्सीज हुई ये 2003 में ही हो गई, एक साल में इतनी सारी कंट्रोवर्सीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। और इसी सेम मोर और लेस सेम तरीके के जो वर्डिक्ट आए अलग अलग काउंसिल्स के, यूनियंस के और कोर्ट के, इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो आए, उसकी वजह से हुआ क्या, कंबोडिया जैसे देशों ने, कंबोडिया हो गया आपका, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, यहां तक कि आपका ईरान, इन सभी देशों ने भी इसको इलीगल बोला। तो इनका ऑपरेशन हर जगह ऑपरेशन शट डाउन करना पड़ा इनको। लेकिन ये जो लोग हैं बार बार आए, इन लोगों ने क्या किया कि जब इतनी जगह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इनके इस गोल्ड कॉइन वाले ऑपरेशन को, इस बिजनेस को जब शट डाउन किया था, इलीगल बोला जा रहा था, तो इनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बड़े लॉस हो रहे थे, क्योंकि इतने ऑपरेशंस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इनके इनकी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करना, सेटअप डालना, फिर लोगों में इतना इन्वेस्ट कराना, फिर उसके बाद से वहां से कुछ रेवेन्यू जनरेट ना हो रहा, इवन लीगल जब वहां से चैलेंजेस आ रहे होते हैं उनके लिए फाइट करना और उन पे पैसे खर्च करना, तो लीगली काफी लॉस हो रहा था इन लोगों को। इन्होंने कहा नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। इन्होंने बाद में इसी क्यूनेट की जो एक्चुअली में स्टार्ट, क्यूनेट तो बाद में अभी नाम हुआ है, क्वेस्ट नेट जो आया था, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी में जो है चेंजेस लाए। रीजन, इन्होंने उस कंपनी का नाम चेंज किया, दूसरी दूसरी कंपनी से इनकॉर्पोरेट कराई, ताकि उन लोग कुछ दिनों में उस क्वेस्ट नेट को भूल जाएं, गोल्ड कॉइन्स वाले, गोल्ड क्वेस्ट वाले जिस सिनेरियो को भूल जाएं और दूसरी कंपनी के नाम से उनकी गुडविल जनरेट और उसके बेसिस पे काम करें। लेकिन मैं अभी इसी पर्टिकुलर सिनेरियो गोल्ड कॉइन्स वाले पे ही कंटिन्यू करूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि इसके बाद भी फर्दर 2003 के बाद फिर से इनके कंटिन्यूसली जो है कहीं ना कहीं इनके जो कंट्रोवर्सीज होती रही इनके ऑपरेशंस पे। अब इसके बाद जो डिस्कस करेंगे हम 2007 के सिनेरियो पे डिस्कशन होगा हमारा। 2007 में क्या हुआ था कि एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया ने एलिगेशंस लगाए थे कि जो क्वेस्टनेट जो काम कर रही है, मतलब क्यूआई ग्रुप बेसिकली जो काम कर रही है वो ठीक नहीं है। 2007 में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया ने ये एलिगेशन लगाए थे कि क्वेस्टनेट जो काम कर रही है वो इलीगल है, और इसी के बेसिस पे जो फाउंडर थे विजय ईश्वरन, उनको इंटरपोल पुलिस, मतलब इंटरनेशनल पुलिस, इसने अरेस्ट कर लिया और तकरीबन तकरीबन ये 3 हफ्ते
जो है ये केस चला, और उस 3 हफ्ते में ये फाइनली जो वर्डिक्ट आया उसमें कोर्ट ने, इंडोनेशिया की कोर्ट ने ये माना कि ये जो एलिगेशंस थे वो ठीक नहीं है, जो एलिगेशंस जो लगाए थे वो प्रूव नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ, इनको छोड़ना पड़ा। विजय ईश्वरन जो है यहाँ पर रिलीज कर दिया गया उनको। अब देख रहे हो कि क्वेश्चन तो हर जगह ही उठ रहे थे, क्वेश्चन तो हर जगह ही उठ रहे हैं। आप चाहे एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी कंट्रीज में जाओ, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बेसिकली इन्होंने टारगेट किया छोटी कंट्रीज को, जहां पर थोड़ा सा रेवेन्यू का रिसोर्सेज कम होते हैं, जहां पर यंग जो लोग होते हैं वो जो यंग जो लोग होते हैं अनएम्प्लॉयड ज्यादा होते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कंबोडिया हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इस तरह के इन्होंने, फिलीपींस, इस तरह की कंट्रीज को इन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। फिर बात आई 2008 में। 2008 में क्या हुआ कि 3000 लोग उठ के आ गए काबुल के प्रेसिडेंट के घर पे। 3000 लोग उठ के आ गए काबुल में प्रेसिडेंट के हाउस पे, प्रेसिडेंशियल हाउस पे, प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस पे, और उनसे कहा कि ये जो क्यूनेट वाला ग्रुप जो है, क्यूनेस्ट जो क्वेस्टनेट जो है, ये जो ऑपरेशंस हमारे कंट्री में कर रहा है ना, वो सही ढंग से नहीं कर रहा है, वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लोगों को चीट कर रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल में वो झूठ बोल के ही आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल के ही आपको ये बेच रहे होते हैं, आपको बहुत सारे प्रोमिसेस कर रहे होते हैं कि आपको इतना कमीशन मिलेगा, लेट्स से कि आपको 10,000 आप ज्वाइनिंग इससे के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लो, आपको गोइंग फ्यूचर आपको लाखों रुपए से कमाने के लिए मिलेंगे, आपको गोल्ड कॉइन्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, इस तरह की चीजें उनको बोला जाता था। तो फाइनली कुछ लोगों ने, मतलब 3000 लोगों ने जाके यहाँ प्रोटेस्ट किया प्रेसिडेंशियल हाउस पे। तो उस प्रोटेस्ट का जो आया ना रिजल्ट, जो आउटकम आया, वो ये आया कि उन्होंने, जो प्रेसिडेंट ने बोला कि ऑपरेशन है ना, अभी हम शट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर इस तरीके का कोई लॉ नहीं था उस टाइम पे। तो प्रेसिडेंट ने बोला इसको ना अभी होल्ड कर दो, जब तक हमारे यहां कोई इसका लॉ नहीं बन जाता, अंटिल लॉ आता हमारे पास, इसको होल्ड कर दो, ये ऑपरेशंस नहीं चलेंगे जब तक। अब 3000 लोग जो 2008 में उठ के आए थे ना काबुल में, उनकी जो उनकी शिकायतें थी उनमें ये था कि ये जो लोग बोलते हैं, ये अनएम्प्लॉयड लोगों को बोलते हैं हम आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको करीबन 1000 से लेकर $1700 तक इतने पे करने पड़ेंगे, और इसके बेसिस पे आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली जब लोग इनके ट्रैप में फंस जाते थे और उनको कुछ दिन बाद पता चलता था दिस इज नथिंग, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला हिस्सा है, कि प्रॉमिसेस जो फेक हैं, तो इसी बेसिस पे वो उठ के अपने प्रेसिडेंट के हाउस पे गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने अपनी बात को मनवाया और उसको ऑपरेशंस को शट डाउन करा दिया फॉर टाइम बिंग। लेकिन बाद में भी जब वो लॉ बने, बाद में एक्चुअल में जब उनके जो लॉ आए, तभी भी उसको स्टार्ट नहीं किया गया और इसको बंद ही रखा गया, रीजन बीइंग दे डिक्लेयर्ड इट एज इलीगल। तो हर जगह से इलीगल इसको करार दिया जा रहा था। 2008 का सिनेरियो। अब आते हैं 2009 पे। 2009, अब आपने सुना होगा रवांडा। रवांडा एक बहुत ही गरीब देश है, बहुत ही छोटी सी जगह है, बहुत ही। रवांडा जो है, अब 2009 में रवांडा का जो नेशनल बैंक ऑफ रवांडा था ना, वहां के नेशनल बैंक में बोला दिस इज इलीगल,
इसे बोला पिरामिड स्कीम। तो वहां पर भी इसको बैन करा दिया गया। सिमिलरली अब इन्होंने 2009 के बाद देखो कॉन्टिन्यूसली ये मान नहीं रहे, 2003 में इन्होंने जो अपना फर्स्ट टाइम जब ये हाईलाइट हुए थे उसमें उस पर्टिकुलर ईयर में इतने सारे कंट्रीज ने इनको बैन कर दिया था, इलीगल बोल दिया था, पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम, इलीगल एक्टिविटी, ये सब बोल के इनके जो ट्रेड और इंडस्ट्री वाले जो लोग थे, इनके डिपार्टमेंट थे, एसोसिएशन, काउंसिल वगैरह, इन सब लोगों ने इनको इलीगल बोल दिया था। तो मोटा मोटा ये समझ में आने लगा था कि ये लोग जो है इलीगल काम कर रहे हैं। लेकिन ये हर हर कंट्रीज में, मतलब बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज हैं हमारे ग्लोब पे, तो सब पे नहीं पहुंचे थे, तो सबको वहां पता भी नहीं था। और उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना जमाना था नहीं, तो चीजें आग की तरह पहले वायरल नहीं होती थी। तो अब इन्होंने जहां जहां इनके ऑपरेशंस बंद होते जा रहे थे, इन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया दूसरी दूसरी कंट्रीज पे। तो ये 2007 में इन्होंने इंडोनेशिया में भी ऐसा ही इनका ऑपरेशन चल रहा था। फिर वहां पर भी इनके जो एक फाउंडर हैं, दो में से एक फाउंडर जो थे विजय ईश्वरन, उनको जो है पकड़ा गया, इंटरनेशनल पुलिस ने पकड़ा गया, उनपे वहां पर मुकदमा चला और 3 हफ्ते तक लगातार मुकदमा चलने के बाद ये कंफर्मेशन आया कि भैया ये एलिगेशंस जो है ना वो ठीक नहीं है, तो उनको रिलीज कर दिया गया। मतलब वहां भैया रिलीज जरूर हो गए थे, लेकिन सही कहीं ना कहीं ये मैसेज यही दे रहे थे कि ये इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। 2007 के बाद फिर ये 2008 जो एक मुस्लिम कंट्री है, काबुल पहुंचे। तो काबुल में भी 3000 लोगों ने जाके, जब काफी सारे लोगों ने सिमिलर प्रॉब्लम उन्होंने बताई कि ये चीट कर रहे हैं लोगों को, ये बड़े परेशान किए लोगों ने, ये झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, और जो धोखा देने के बाद ये लोगों से फ्रॉड करके पैसे ले जाते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पे कुछ नहीं मिलता। तो वहां पर भी इसको शट डाउन करा दिया। फिर रवांडा बहुत ही छोटी सी जगह है, बहुत गरीब लोगों का देश है, वहां पर भी इसे पिरामिड स्कीम बताया नेशनल बैंक ऑफ रवांडा ने, और वहां पर भी इसे बैन करा दिया। लेकिन इनकी इंटेंशंस जो थी वो अभी भी ठीक नहीं थी। 2009 के बाद ये 2010 में फिर टर्की पहुंचे। फिर टर्की में भी लोगों को इन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया। टर्की में भी सिमिलर, बेसिक और सिमिलर जो अब तक करते आ रहे थे, उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पे लोगों को मिलना स्टार्ट किया। और बहुत ही कम ही टाइम में, मतलब 4-5 महीने में ही, 4-5 महीने में ही इन्होंने बहुत सारे लोगों को टारगेट कर दिया, और ये वहां पर भी हाईलाइट हो गए। और फिर इन पे टर्की में भी ऑपरेशन इनके शट डाउन कराने पड़े। 2011 में भी फिर से इन्होंने कोशिश की टर्की में और अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने की, लेकिन 2010 की तरह फिर यहां पर भी इनका यही हाल रहा। तो बेसिकली इनका जो काम था, इनका जो पैसा कमाने का मोटिव था, वो इलीगल था। ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे बेसिकली। जितने जितने कंट्रोवर्सीज में फंसे हैं ना, इसके लिए एक सेपरेट सीरीज बनानी पड़ जाएगी जहां तक मुझे पता है। अभी हम समझ रहे हैं, बस इतना समझा है हमने इसमें कि ये किन किन देशों में इलीगल डिक्लेयर किए गए हैं इनके ऑपरेशंस को। और क्वेस्टनेट जो इनिशियल इनकी फाउंड की हुई इनिशियल कंपनी थी, उसके बाद इनके गोल्ड क्वेस्ट भी आती है, इनकी क्यूआई लिमिटेड भी आती है, और भी इनकी और भी क्यूनेट जो अभी करंटली जो वर्किंग है, इन ऑपरेशन है, वो आती है। इन लोगों का ये इलीगल पैटर्न समझ में आया अभी तक। हाँ, ये डिफरेंट डिफरेंट लॉ के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी ये इलीगल है, तो ये इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये कैसे काम करते हैं, किस तरीके से लोगों को फंसाते हैं, और किस तरीके से इनवाइट करते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब मैं आपको धीरे धीरे एक एक सीरीज में 1 बाय 1 बताऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों मैं 2011 तक की जर्नी जो इनकी हो गई थी
गोल्ड क्वेस्ट की और क्वेस्ट नेट की वहां पर खत्म करता हूँ। फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों नहीं करना चाहिए और ये आगे क्वेस्ट नेट जो क्यू नेट जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कैसे किस तरीके के लोगों को इन्वॉल्व करता है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करता है, मैं आपको इस सारी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा आपके लिए।